वेरी हैप्पी गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, सेफ होंगे और अपने एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए अच्छे से डेडिकेट होके हार्ड वर्क कर रहे होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग अपने सॉल्यूशन चैप्टर में दो बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को देखेंगे। दो बहुत इंपॉर्टेंट जो साइंटिस्ट ने जो लॉ दिया था उस लॉ को हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले साइंटिस्ट का नाम है हेनरी और दूसरे साइंटिस्ट का नाम है रॉल्ड्स। तो हेनरी और रॉल्ड्स लॉ क्या है, आज हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आऊंगा हेनरी लॉ पे, लेकिन हेनरी लॉ से आने से पहले इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू में हमें सबसे पहले समझना होगा सॉल्युबिलिटी। आपने कई बार ये टर्म सुना होगा सॉल्युबिलिटी। आज आप समझिए सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है। इसके लिए मैंने क्या किया, इसके लिए मैंने एक कंटेनर लिया। इस कंटेनर में मैंने सॉल्वेंट के रूप में यहां पर वाटर मॉलिक्यूल ले लिया। तो मैंने यहां पर सॉल्वेंट को फिक्स कर दिया। मैं यहां पर सॉल्वेंट वाटर के लिए ही बोल रहा हूं। अब सॉल्वेंट को फिक्स करने के बाद मैं यहां पर टेम्परेचर भी फिक्स कर रहा हूं, और टेम्परेचर मैं कितना ले रहा हूं, रूम टेम्परेचर, दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस। और इस सॉल्वेंट के अंदर में मैं कोई सॉल्यूट ऐड कर रहा हूं। आप ये सॉल्यूट NaCl मतलब नमक भी ले सकते हैं, सुक्रोज C12H22O11 चीनी भी आप ले सकते हैं। तो मैक्सिमम कितना सॉल्यूट को घोला जा सकता है। अच्छा, सॉल्वेंट का अमाउंट भी आप यहां पर फिक्स कर लो। सॉल्वेंट का अमाउंट आपको कितना लेना है, 1 लीटर। तो आपने सॉल्वेंट का अमाउंट फिक्स कर दिया, आपने टेम्परेचर को फिक्स कर दिया। तो एक फिक्स टेम्परेचर पर 1 लीटर सॉल्वेंट में, देखो आपने 3 पैरामीटर को फिक्स किया है। सॉल्वेंट फिक्स कर दिया, सॉल्वेंट का अमाउंट फिक्स कर दिया और टेम्परेचर फिक्स कर दिया। तो अब इसका डेफिनेशन सुनिए। 1 लीटर पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, खासम खास सॉल्वेंट में, 1 लीटर स्पेसिफिक सॉल्वेंट में, मतलब बिल्कुल खासम खास सॉल्वेंट में, 1 लीटर स्पेसिफिक सॉल्वेंट में मैक्सिमम हम कितना सॉल्यूट को घोल सकते हैं एट अ फिक्स टेम्परेचर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। 1 लीटर स्पेसिफिक सॉल्वेंट में और पर्टिकुलर और एक फिक्स टेम्परेचर पर आप मैक्सिमम कितना सॉल्यूट घोल सकते हैं, सॉल्यूबल करवा सकते हैं, वही कहलाता है सॉल्युबिलिटी। वही कहलाता है सॉल्युबिलिटी। अब मैं इसे वर्ड्स में लिखने जा रहा हूं। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कितना मैक्सिमम सॉल्यूट को घोला जा सकता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व, इसको घोला जा सकता है इन ए स्पेसिफिक सॉल्वेंट, खासम खास सॉल्वेंट में, इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। टेम्परेचर भी फिक्स होना चाहिए। एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन। टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। मतलब क्या बोला मैंने कि एक खासम खास सॉल्वेंट को लेकर टेम्परेचर को फिक्स करके किसी आप सॉल्यूशन में, किसी सॉल्वेंट में आप मैक्सिमम कितना सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकते हैं। एक खासम खास सॉल्वेंट में टेम्परेचर को फिक्स करके आप मैक्सिमम कितना सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकते हैं, वही कहलाता है उस सॉल्वेंट का सॉल्युबिलिटी या उस सॉल्यूट का सॉल्युबिलिटी। जैसे अगर मैं यहां पर सॉल्वेंट वाटर ना लेके, अगर मैं यहां पर सॉल्वेंट का अमाउंट 1 लीटर ना लेके, अगर मैं कर देता हूं ग्राम, दैट इज 100 ग्राम वाटर, और सॉल्यूट मैं यहां पर फिक्स कर देता हूं ये NaCl। तो स्टूडेंट ये देखा गया है कि 100 ग्राम वाटर में 100 ग्राम वाटर में मैक्सिमम जो है वो 36 ग्राम NaCl को ही डिसॉल्व करवाया जा सकता है। तो किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, और टेम्परेचर कितना लिया था मैंने, 25 डिग्री सेल्सियस। किसी खासम खास सॉल्वेंट में, पर्टिकुलर टेम्परेचर, पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, स्पेसिफिक सॉल्वेंट में, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर
कितना मैक्सिमम सॉल्यूट को डिसॉल्व किया जा सकता है, वही कहलाता है सॉल्युबिलिटी। तो इतना ना लिख के टेम्परेचर, अमाउंट, सॉल्वेंट का नाम, कितना सॉल्युबिलिटी है, ये ना लिख के हम डायरेक्टली इस एक लाइन के लिए लिख सकते हैं कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl इन 100 ग्राम वाटर इज 36 ग्राम। मतलब मैक्सिमम NaCl को हम 36 ग्राम डिसॉल्व कर सकते हैं 100 ग्राम वाटर में। या फिर यहां से भी पढ़ सकते हो कि 100 ग्राम वाटर में मैक्सिमम हम NaCl को 36 ग्राम ही डिसॉल्व कर सकते हैं। अब सॉल्युबिलिटी का मतलब समझने के बाद अब हम ये डिसाइड करेंगे कि सॉल्युबिलिटी, सॉल्यूट का मैक्सिमम घुलना या ना घुलना वो किस बात पर डिपेंड करेगा। तो माय डियर स्टूडेंट, सॉल्युबिलिटी जो है वो 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर पे डिपेंड करता है। किसी भी सॉल्यूट का एक निश्चित अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना, ये 3 बातों पे डिपेंड करता है। पहला, नेचर ऑफ, ध्यान दीजिएगा, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। दूसरा है आपका टेम्परेचर और तीसरा है आपका प्रेशर। तो किसी भी सॉल्यूट का सॉल्वेंट में घुलना, ये 3 बातों पर डिपेंड करता है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर पर, टेम्परेचर पर और प्रेशर पर। आइए इन 3 बातों को हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इसमें एक बात आपको याद रखना है स्टूडेंट, लाइक डिसॉल्व लाइक। कहने का मतलब जैसा सॉल्यूट होगा अगर वैसा ही सॉल्वेंट है तभी वो सॉल्यूबल होगा। मतलब सेम नेचर का सॉल्यूट सेम नेचर के सॉल्वेंट में ही सॉल्यूबल होता है। यही कहता है लाइक डिसॉल्व लाइक। इसका दूसरा मीनिंग ऐसे कह सकते हैं, पोलर नेचर का जो सॉल्यूट होगा वो पोलर नेचर के सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगा, या फिर नॉन पोलर नेचर का जो सॉल्यूट होगा वो नॉन पोलर नेचर के सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगा। जैसे एग्जांपल, मैं 2 एग्जांपल ले रहा हूं। NaCl को, ये मैंने क्या किया स्टूडेंट कि मैं यहां पर कंटेनर लिया, 2 कंटेनर ले रहा हूं। इस कंटेनर में मैंने सॉल्वेंट के फॉर्म में मैं यहां पर वाटर लिया और इस कंटेनर में मैं सॉल्वेंट के फॉर्म में यहां पर केरोसिन ऑयल ले लिया। अब इतना तो आपका पता है, ये आपको पता है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ऑब्वियस सी बात है ये नॉन पोलर नेचर का है। और वाटर, इसको डिसोसिएट करेंगे H+OH-, मतलब ये पोलर नेचर का है। और अब हम क्या किए, इन दोनों कंटेनर में मैंने NaCl को एज ए सॉल्यूट यहां पर इंसर्ट किया। NaCl सॉल्यूट को मैंने इन दोनों कंटेनर में डाला। NaCl किस नेचर का है, पोलर नेचर का है। Na+Cl-, देखिए इसके ऊपर पोल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, चार्ज का फॉर्मेशन हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो ये पोलर नेचर का है। यहां भी वही बात है, NaCl आपने डाला, पोलर नेचर का है। अब देखिए ये, अब यहां पर एक बात यहां पर देखिए, जैसा सॉल्यूट है अगर वैसा ही सॉल्वेंट रहेगा तभी वो एक दूसरे में डिसॉल्व होगा या सॉल्यूबल होगा। पहले केस में आप क्या देख रहे हैं, सॉल्यूट पोलर नेचर का है और सॉल्वेंट भी पोलर नेचर का है। मतलब जैसा नेचर सॉल्यूट का है वैसा ही नेचर सॉल्वेंट का है, तो दोनों का नेचर सेम है, तो दोनों के लिए हम कह सकते हैं लाइक वाइज। तो दोनों का नेचर अगर सेम होगा तो इस केस में सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। लेकिन यहां देखिए, डाले गए सॉल्यूट का नेचर पोलर है और यहां पर सॉल्वेंट का नेचर नॉन पोलर है। दोनों का नेचर अलग अलग है, मतलब ये लाइक नेचर का नहीं है, सेम नेचर का नहीं है। तो NaCl को केरोसिन में डालते हैं तो NaCl सॉल्यूबल नहीं होता है, लेकिन जब उसी NaCl को हम वाटर में डिसॉल्व करवाते हैं तो वो NaCl वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। NaCl का वाटर में डिसॉल्व होने के पीछे रीजन है दोनों का नेचर सेम होना या दोनों का नेचर पोलर होना। NaCl का केरोसिन ऑयल में नहीं डिसॉल्व होने के पीछे रीजन है
NaCl और केरोसिन दोनों का नेचर डिफरेंट होना, या फिर यूं कह लो कि NaCl का नेचर पोलर है और केरोसिन का नेचर नॉन पोलर है, डिफरेंट नेचर का है, इसीलिए NaCl केरोसिन में सॉल्युबल नहीं हो रहा है। तो यही कहता है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर पर भी सॉल्युबिलिटी डिपेंड करता है। अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का नेचर सेम रहेगा तो सॉल्यूट सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा, लेकिन अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का नेचर डिफरेंट होगा तो उस केस में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का नेचर अगर डिफरेंट होगा तो फिर सॉल्यूट सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं होगा। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब आइए सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट कहता है कि सॉल्युबिलिटी जो है वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। अब टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है आइए देख लेते हैं स्टूडेंट। सेकंड फैक्टर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टेम्परेचर। तो पहले यहां से दो पॉइंट देखिए, हमारे आसपास होने वाले रिएक्शन का नेचर या तो एंडोथर्मिक होता है या तो एक्सोथर्मिक होता है, जिसे आपने हिंदी में पढ़ रखा होगा उष्मा छेपी और उष्मा शोषी, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। अब यहां पर क्या कहता है ध्यान से देखिएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन तब होता है जब वहां पर टेम्परेचर को बढ़ाया जाए, मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन इज फेवरेबल बाय द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर बट द एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर फेवरेबल बाय द डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर। हाँ जी, तो एंडोथर्मिक अगर कोई रिएक्शन है तो वहां टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होकर सॉल्यूशन बनाएगा, या सीधा सीधा अगर हम कहें तो सॉल्युबिलिटी वहां पर बढ़ेगा। लेकिन अगर कोई एक्सोथर्मिक नेचर का रिएक्शन है तो वहां पर टेम्परेचर घटाने से तब जाके सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। आइए देखते हैं इसी बात को। मैं क्या कर रहा हूं, एक सॉल्यूट के फॉर्म में मैं KF लिया और इसको मैंने सॉल्वेंट में मिक्स कर दिया। तो ये सॉलिड फॉर्म में था, ये लिक्विड फॉर्म में है, तो जैसे ही ये डिसॉल्व हुआ तो ये एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, इस रिएक्शन का डेल्टा H आपको बताएगा कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है, और यहां पर डेल्टा H का वैल्यू लिख के दे रहा है -17.74 किलो जूल पर मोल। ये डेल्टा H का नेगेटिव होना ये बता रहा है कि ये रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक नेचर का है। अब अगर ये एक्सोथर्मिक नेचर का रिएक्शन है तो अगर इसमें हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगा, लेकिन अगर हम यहां पर टेम्परेचर घटाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब एक ऐसा रिएक्शन जिसमें जो होता है टेम्परेचर के घटाने से, मतलब वो रिएक्शन तब हो रहा है जब उसमें से हीट निकल रहा है, तो हीट वो खुद से निकल रहा है हीट। लेकिन अगर आप बाहर से हीट देना शुरू करेंगे तो उस केस में वहां डाला गया सॉल्यूट जो है उसका घुलने का टेंडेंसी कम हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी जो है वो कम हो जाएगा। तो इस रिएक्शन के लिए जो नेचर वाइज एक्सोथर्मिक है, इसमें KAF का वाटर में घुलने का टेंडेंसी तब बढ़ेगा जब टेम्परेचर आप कम करेंगे, लेकिन अगर इसी रिएक्शन में आप टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो यहां पर KF का पोटासियम फ्लोराइड का वाटर में डिसॉल्व होने का टेंडेंसी कम हो जाएगा, क्योंकि इस रिएक्शन में हीट अपने आप बाहर निकल रहा है, खुद से बाहर निकल रहा है, तो आपको हीट देने का जरूरत नहीं है, वो आपसे हीट का डिमांड नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आप हीट खुद से देंगे, उसे हीट तो चाहिए नहीं इसीलिए तो बाहर निकल रहा है, लेकिन अगर आप हीट खुद से देंगे तो KF का पोटासियम फ्लोराइड का वाटर में डिसॉल्व होने का टेंडेंसी जो है वो घट जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं एक और एग्जांपल लूं स्टूडेंट, आप ध्यान से देखिएगा। इस केस में क्या हो रहा है कि मैं यहां पर अमोनियम नाइट्रेट ले रहा हूं, NH4NO3 ले रहा हूं, अमोनियम नाइट्रेट ले रहा हूं। किस फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में। लिक्विड में मिलाया तो ये डिसॉल्व होकर अमोनियम नाइट्रेट बना दिया एक्वस सॉल्यूशन। और कह रहा है कि इस रिएक्शन का डेल्टा H का जो वैल्यू है वो वैल्यू है आपका +25.7 किलो जूल पर मोल। ये डेल्टा H का पॉजिटिव बता रहा है कि ये रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक नेचर का है, और एंडोथर्मिक नेचर का है तो इसका मतलब है कि आपको हीट देना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि अमोनियम नाइट्रेट
वाटर में सॉल्युबल हो जाए। तो अब आपको दो केस दिया, कहता है कि इस रिएक्शन में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बताइए सॉल्युबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, और सेकंड केस कहता है कि अगर हम टेम्परेचर को घटाएंगे तो भी बताइए कि सॉल्युबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। सिंस ये रिएक्शन एंडोथर्मिक नेचर का है, सिंस इस रिएक्शन में हीट का जरूरत है, इसीलिए टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा। रिएक्शन एंडोथर्मिक नेचर का है, इस रिएक्शन में हीट चाहिए, और अगर आपने हीट बाहर निकाल दिया, मतलब टेम्परेचर को कम कर दिया, तो सॉल्यूट का सॉल्वेंट में घुलने का टेंडेंसी घट जाएगा और सॉल्युबिलिटी घट जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, टेम्परेचर भी एक फैक्टर होता है, टेम्परेचर भी एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है सॉल्यूट का सॉल्वेंट में घुलने के लिए या सॉल्युबिलिटी को डिसाइड करने के लिए। अगर वो रिएक्शन एंडोथर्मिक नेचर का है तो टेम्परेचर के बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा, लेकिन अगर वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक का नेचर का है तो टेम्परेचर के बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी घटेगा, लेकिन टेम्परेचर के घटाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं सॉल्यूट सॉल्वेंट के नेचर और टेम्परेचर पे किस तरीके से सॉल्युबिलिटी डिपेंड करता है, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं थर्ड फैक्टर की तरफ आ रहा हूं जो सीधे हेनरी लॉ से जाके जुड़ जाएगा, जहां हम देखेंगे कि कैसे प्रेशर का इफेक्ट भी सॉल्यूट का सॉल्वेंट में घुलने के टेंडेंसी को डिसाइड करता है, मतलब प्रेशर भी कैसे डिसाइडिंग फैक्टर है सॉल्युबिलिटी के लिए। आइए उस पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं।